इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है कि अगर ये वीडियो वायरल जब होते हैं तो किस तरह से वीडियो वायरल होते हैं। ये विमान की तस्वीर जो आप देख रहे हैं हवा में, जिस तरीके से ये विमान मतलब उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह जा रही है। ये माना जा रहा है कि हांगकांग की वीडियो है, लेकिन कोई भी विमान इस तरह का अपने आप में इस तरह की उसकी पटखनी खाते हुए वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आती नहीं है। हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन जी ये अभी स्पष्ट हो गया है कि ये पूरा का पूरा जो आपने देखा है ये कई टेलीविज़न चैनलों पर आपने इसे देखा है और ये वीडियो नकली है। जी हाँ, ये फेक न्यूज़ का एक कमाल है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे। एक बार फिर इस वीडियो को हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो जो आपने कई टेलीविज़न चैनलों पर देखा है, ये वीडियो फेक है, फर्जी है और इस तरह के वीडियो पर हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, कृपा करके कभी यकीन ना करें, क्योंकि कोई भी विमान इस तरह के हिचकोले कभी नहीं खा सकता। तो आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम रहा, लेकिन अब लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर एक बहुत बड़ा फेरबदल किया है। भोपाल में राहुल गांधी यात्रा पर निकले हुए हैं, वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अपनी इस चुनावी यात्रा की शुरुआत शंखनाद से की, मंदिरों के दर्शन से की और जिस तरीके से पूरा का पूरा उनका मिशन मध्य प्रदेश चल रहा है वो प्रदर्शित करता है राहुल गांधी और कांग्रेस की कैसी छवि जो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर बड़े पैमाने पर आगे निकलती दिख रही है। अब यह कहा जा सकता है कि आज बिना हिंदुत्व के क्या कोई ऐसी राजनीतिक दल है जो अपनी राजनीति कर रही है? आज यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारे देश में बिना हिंदुत्व के एजेंडे के शायद ही कोई राजनीतिक पार्टी है जो मैदान में खड़े होकर चुनाव लड़ने की सोच भी सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब अगर हिंदू वोट नहीं है तो कोई वोट नहीं है। कहीं शिव भक्त राहुल का पोस्टर, कहीं भगवान भोले को जल चढ़ाते हुए तस्वीर। ये कांग्रेस का संकल्प है जिसमें हिंदुत्व कार्ड की झलक है। बदलते सियासत की ये बदली हुई तस्वीर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का एक्सपेरिमेंट कर 2019 की राह पकड़ना चाहती है और सॉफ्ट हिंदुत्व वाली सियासत का प्रयोग कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कर दिया है। विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने राहुल गांधी ने भोपाल में दस्तक दी तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश साफ नजर आया। राहुल के शिव भक्ति के पोस्टर, कार्यकर्ताओं के हाथ में गणेश प्रतिमा, अक्षत टीका कांग्रेस की बदली सियासी कहानी को बयां कर रहा था। भोपाल की सड़कें राहुल के पोस्टर से पटी हुई थी और इन पोस्टर्स में संदेश में साफ लिखा दिखा शिव भक्त राहुल, यानी साफ है कि कांग्रेस के एजेंडे में हिंदुत्व अब किसी कोने में मुंह ताकता नहीं दिखेगा, बल्कि हिंदुत्व का डंका अब पार्टी जोर शोर से पीटेगी। भोपाल में राहुल गांधी ने 13 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो की शुरुआत से पहले पूजा अर्चना और शंखनाद किया गया। इसके बाद राहुल का काफिला जहां जहां निकला वहां पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आया। राहुल ने रास्ते में रुककर चाय और पकौड़ियां भी खाई और बीजेपी पर करारा हमला भी बोला। मध्य प्रदेश सबसे आगे निकल गया है, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1। राहुल के निशाने पर शिवराज की सरकार थी तो मोदी सरकार पर भी वो हमला करने से नहीं चूके। माल्या जी भाग गए, अरुण जेटली जी ने उनको भागने दिया। 9,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के युवाओं का, हिंदुस्तान के युवाओं का पैसा चोरी करके ले गए। यूं तो कांग्रेस ने एमपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान का औपचारिक आगाज किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे लोगों का दिल जीतना चाहती है। कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिमों की बहुत अधिक आबादी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने बहुसंख्यक मतदाताओं को लुभाने के लिए शायद हिंदुत्व के कार्ड का सहारा लेने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि एमपी में कांग्रेस का ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड कितना कामयाब हो पाता है। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनाव प्रचार की शुरुआत की है
वो एक संकेत है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके साथ साथ राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी रणनीति किस तर्ज पर होगी। आक्रामक पहाड़ मौजूदा सरकारों पर, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, और उसके साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को आगे बढ़ाना, यानी कि जनेवधारी ब्राह्मण राहुल गांधी की छवि सबसे ज्यादा कांग्रेस इन चुनावों में भुनाती हुई दिखाई देगी। और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई, जरा ये भी देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर को रन मेकिंग मशीन कहा जाता था और शिवराज चौहान जी को घोषणा मशीन कहा जाता है। जैसे ही वो मैदान पे उतरते हैं, घोषणा शुरू करना कर देते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, जो कि 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है मध्य प्रदेश में, उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी के लिए मध्य प्रदेश का रास्ता बड़ा आसान नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि इस बात पर गौर करना होगा कांग्रेस को भी और उन तमाम लोगों को जो आज भारतीय जनता पार्टी को हराने की सोच भी रहे हैं मध्य प्रदेश में, कि कांग्रेस के खुद के घर में अंतःकलह कितना है। अब कहा जाएगा कि भाई जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहां बर्तन खटकते जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस में बर्तनों की खटकान कुछ इतनी ज्यादा है कि उसकी ध्वनि दिल्ली तक सुनाई देती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 3 धड़ों में बटा हुआ है, और यह बात हर कोई जानता है। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस 5 धड़ों में बटा हुआ था। चलिए अब 3 धड़ों में बटा तो है, लेकिन ऐसे में एक बटे हुए घर को लेकर राहुल गांधी क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला कर सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिलाने में कामयाब हो सकते हैं? ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब जनता के पास है, लेकिन उनके बटे हुए घर को आइए जरा आपके सामने प्रस्तुत करें। एमपी में कांग्रेस सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही है। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनावों का बिगुल भी फूंक दिया है, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई कांग्रेस के लिए एमपी में वापसी करना आसान है? ये सवाल बड़ा है क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश में गुटबाजी को खत्म करने की है, और इसकी एक बानगी तब नजर आई जब राहुल गांधी के हाई प्रोफाइल दौरे के वक्त लगे पोस्टरों से दिग्विजय सिंह की तस्वीर गायब थी। बात करें तो तमाम वो चेहरे दिखाई देते हैं। अगर हम आपको बारी से दिखाएं तो नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सुरेश पचौरी दिखाई देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आप देख सकते हैं, उसके बाद उनके ही बगल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी और मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसके बाद विवेक तन्खा और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया। यानी कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात की जाए तो तमाम वो चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस के दिग्विजय सिंह आखिर कहाँ है। और इसके अलावा भी अगर पोस्टर्स की भी बात करें तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह पूरी तरह से पोस्टर्स में भी नदारत है। अब सवाल ये है कि क्या इतने अहम वक्त पर दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता की तस्वीर न होना, क्या ये महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कई गुटों में बटी कांग्रेस की कहानी है? एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान सुनिए। दिग्विजय हमारे बड़े भाई हैं, दिग्विजय जी। अब वो ऐसी दुर्दशा को कांग्रेस में क्यों प्राप्त हो रहे हैं, ये विचार का विषय है। राहुल गांधी ने औपचारिक रूप से एमपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका है, लेकिन इस अहम मौके पर दिग्विजय सिंह का एक्टिव न होना कई सवाल खड़े करता है। एमपी में कांग्रेस के भीतर की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। कमलनाथ का गुट हो या फिर दिग्विजय सिंह का गुट या फिर सिंधिया का गुट, हर कोई वक्त वक्त पर अपनी ताकत दिखाता रहता है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती गुटबाजी को खत्म करने की है। राहुल गांधी ने भी एमपी कांग्रेस के नेताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया है, लेकिन ऐन मौके पर जब दिग्विजय सिंह की तस्वीर पोस्टरों से गायब हुई तो फिर कांग्रेस की कला के चर्चों ने तूल पकड़ लिया। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और वहां उन्होंने अपना 68वां जन्मदिन मनाया है। माफ कीजिएगा, इस खबर को हम दिखाएं उससे पहले आपको जरा ये दिखाते हैं कि जब राहुल गांधी भोपाल पहुंचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी से कैसे झूम उठे। नीरज, हो
और आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपना 68वां जन्मदिन मनाया। अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे वाराणसी और वहां पर बच्चों के साथ उन्होंने न सिर्फ काफी वक्त गुजारा बल्कि बच्चों से तरह तरह की बातें भी की। उनके क्लास में गए। एक जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लासरूम में बच्चों से कविताएं भी सुनी। पूरी वाराणसी प्रधानमंत्री के जन्मदिन का जश्न मना रही है। बताया जा रहा है कि मोदी के 68वें जन्मदिन पर वाराणसी में 68 जगहों पर केक काटे गए। ये तमाम क्लासेस आप देखें जो मोदी जी ने खुद बच्चों के साथ ली, तरह तरह से बच्चों के बीच पहुंचकर अपनी बातों को समझाया, बताया, बच्चों को समझाया। मोदी मोदी की गूंज और बीच में पीएम मोदी का काफिला। जन्मदिन की शाम पीएम मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नरूर पहुंचे तो उनका इस्तकबाल इस अंदाज में हुआ। हर कोई अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दे रहा था। सबसे खास नरूर के प्राथमिक स्कूल में बच्चों संग मोदी की ये शाम, जहां पीएम मोदी से बच्चों ने दिल खोलकर बातें की और पीएम ने उनकी कविताएं भी सुनी। हवा के कारण दादाजी का छाता उड़ गया है? पीछे तो ऐसा बताया। बच्चों संग पीएम सर की क्लास में हंसी ठहाकों का दौर भी चला। बचपन के बारे में क्या बताऊं? जो आप अपने बचपन में शैतानियां करते थे। बहुत शैतानियां करते थे और कुछ करते ही नहीं थे। आप लोग करते हैं शैतानी? सब बहुत करते हैं। बहुत करते हैं। पीएम सर की क्लास में बच्चे भी खूब जोश में नजर आए। मुझे वही मुसीबत है, डर नहीं लगता। डर लगना ही नहीं चाहिए, है? कभी डर नहीं लगना चाहिए। मन में तय करना चाहिए, डर नाम की कोई चीज होती नहीं। बच्चे के मासूम सवाल पर पीएम मोदी ने बापू का पाठ पढ़ाया कि कैसे डर को भगाना है। गांधी जी छोटे थे तो उनको डर लगता था, तो उनकी माँ ने उनको समझाया तो तुम राम का नाम लो तो डर चला जाएगा। तो गांधी जी ने लिखा है, तो ऐसा लगता था कहीं अंधेरे में जाते तो राम राम बोलते थे, तो हमारा डर चला जाता। वाराणसी के इस स्कूल के बच्चों के लिए लम्हा किसी सौगात से कम नहीं। आधे घंटे बाद पीएम मोदी का काफिला यहां से आगे की ओर रवाना हुआ। पीएम मोदी ने बच्चों के एक और ग्रुप से मुलाकात की और उनसे मन की बात। जीवन में आगे बढ़ना है तो जैसा हमें किताबों का ज्ञान होना चाहिए वैसे कौशल्य भी होना चाहिए। यूं तो संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा हर बार सुर्खियों में रहता है, लेकिन ये दौरा सबसे खास और अनोखा है क्योंकि ये बर्थडे बनारस वाला है। वाराणसी से अनिल यादव और सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं आम व्यक्ति के ऊपर बढ़ते बोझ की। जी हां, पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के पार देश के कई हिस्सों में पहुंच चुकी हैं। अब तो ऐसा लगता है कि आदत सी हो गई है। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो भराने में बड़ी तकलीफ होगी। लगेगा इतना सस्ता पेट्रोल कैसे भरा सकते हैं? भाई हम पर्यावरण पर कितना बड़ा जुल्म करेंगे अगर हम सस्ता पेट्रोल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर तो हमें गाड़ी ज़्यादा चलाने का मन करेगा जनाब। सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी अचानक। लेकिन ये भावना अभी आपके भीतर आ नहीं सकती क्योंकि सरकार ने तय कर लिया है कि पेट्रोल और डीजल पर सरकारी कर में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। अब अगर रुपये में गिरावट आती है तो पेट्रोल और महंगा होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती हैं तो पेट्रोल और डीजल और महंगे होंगे। तो अब ज़्यादा देने की आदत हो गई है, इसलिए सरकार अगर हमें इसमें कमी दिखाएगी तो हमें बदहजमी हो जाएगी साहब। सजे धजे कपड़ों में खड़े दूल्हा दुल्हन और उनके दाएं बाएं खड़े दोस्त और रिश्तेदार। इन तस्वीरों में आपको कोई खास बात नजर नहीं आएगी, मगर जब आप दूल्हा दुल्हन के हाथों पर गौर करेंगे तो जरूर चौंक जाएंगे। दरअसल इनके हाथों में जो 2 बोतल नजर आ रही है उसमें पेट्रोल भरा है और ये बोतल इन्हें शादी के तोहफे के तौर पर मिला है। तस्वीरें चेन्नई के कुडालोर की हैं, जहां इस ऑटो ड्राइवर को उसके दोस्तों ने शादी की रिसेप्शन पार्टी में फूल या दूसरा कोई सामान देने के बदले गिफ्ट के तौर पर 4 लीटर पेट्रोल दिया, जिसे दूल्हा दुल्हन ने भी हंसी खुशी स्वीकार किया। दरअसल देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। कई शहरों में तो पेट्रोल 90 के करीब और डीजल 78 के पार पहुंच गया है। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 82 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए, जबकि दिल्ली में 1 लीटर डीजल के दाम 73 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर हो गए।
वहीं मुंबई में पेट्रोल 89 रुपए 44 पैसे और डीजल 78 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के लिए 83 रुपए 91 पैसे और डीजल के लिए 75 रुपए 53 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 85 रुपए 31 पैसे और डीजल की कीमत 78 रुपए पहुंच गई है। दरअसल 1 अगस्त से देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगभग रोजाना इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर इस साल पेट्रोल 15% और डीजल 22% तक महंगा हो चुका है। रोज पेट्रोल रेट बढ़ते पता ही नहीं पड़ पाता, 2 पौंड 3 पौंड कम या 4 पौंड का या 5 पौंड कम, ये बता अंधेरे खाता है। कभी जिंदगी में हमें जब 70 साल के हम हो गए हैं आज तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि रोज रेट बढ़ते हैं, पता ही नहीं पड़ पाता कि कब बढ़ गए रेट। 40 रुपये का तेल 87 रुपये लीटर बिक रहा है, 45 रुपये टैक्स आ रहा है। जानकारों का मानना है कि रुपए में गिरावट और ज्यादा एक्साइज ड्यूटी के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊंचे स्तर पर है। साथ ही पूरी दुनिया में कच्चे तेल की बढ़ रही कीमतें भी बड़ा कारण है। मगर मुश्किल यह है कि समस्या की वजह मालूम होने के बावजूद इससे निजात मिलती नहीं दिख रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए खबर आपको दिखाते हैं जो कि सामंतवाद की प्रकाष्ठा कही जा सकती है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने अपने सांसद महोदय के पैर धोए और उस पानी को पिया। क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि आज 21वीं सदी के भारत में इस तरह का कोई व्यक्ति कृत्य कर सकता है? जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता को प्रोत्साहित उनके खुद के सांसद महोदय ने किया, क्योंकि सांसद महोदय ने इस पूरे वीडियो को ट्वीट किया ये कहते हुए और शेयर किया ये कहते हुए कि देखिए मैंने अपना वायदा कैसे पूरा किया। दरअसल सांसद महोदय ने अपने इलाके में पुल बनवाने का वायदा किया था। ऐसे में कुछ लोगों ने खुशी खुशी कह दिया कि अगर ये पुल बन गया तो सांसद महोदय के पैर धोकर पिएंगे। पुल बनवाने के बाद सांसद महोदय वहां पहुंचे, कार्यकर्ताओं से अपना पैर धुलवाया और देखा कि कार्यकर्ता उनके धोले हुए पैर को यानी कि उस गंदे हुए पानी को पीते हैं कि नहीं पीते, और उसके बाद इस वीडियो को शेयर किया। अब आप ही बताइए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या कही जाए। ऐसा लगता है कि अहंकार इतना बढ़ चुका है उनके भीतर कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसे सामंतवाद नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे। भरे मंच पर थाली में अपने पैर धुलवाते बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उस पानी को हथेली में लेकर पीते बीजेपी कार्यकर्ता पवन शाह। आजाद हिंदुस्तान में ऐसी तस्वीरें आपने कम ही देखी होंगी, जब किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने नेता के पैर धोकर उसे पी जाए, उसके बाद बेहद गर्व और सम्मान भाव से उसकी तारीफ के पुल भी बांधे। पूरे भारत को से विश्व में सर्वश्रेष्ठ संसद चुनाया गया। चौंकाने वाली ये तस्वीर झारखंड के गोड्डा की है, जहां ये सब कुछ भरी सभा में सैकड़ों लोगों के सामने हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे घटनाक्रम के पीछे वजह पुल ही था, जिसे बनाने का वादा सांसद महोदय ने किया था और इसके एवज में नेताजी के चरण चारण का वादा इन महाशय ने किया। आज पवन कुमार शाह जी, आज हमको आप भूल दीजिए, मैं आपका कन्हौरा के तरफ से आपका चरण धो के पीऊंगा और हमारे बात पर नहीं इस समाज और इस कल्याण की बात पर वादा तो पूरा करके दिखाता हूँ। सवाल यह है कि क्या अगर कोई सांसद अपने इलाके में पुल बनवाएगा तो जनता उसके चरण धोकर पिएगी, और अगर ये महज एक कार्यकर्ता की चाटुकारिता है तो क्या सांसद महोदय को एक बारगी उसे रोकना नहीं चाहिए था? मगर वो इतने गौरवान्वित हुए कि खुद इस कृत्य को प्रचारित करने लगे। निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, आज मैं अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता समझ रहा हूँ। भाजपा के महान कार्यकर्ता पवन शाह जी ने पुल की खुशी में हजारों लोगों के सामने पैर धोया और उसको अपने वादा पूरा करने की खुशी में शामिल किया। आजाद भारत की इन स्याह तस्वीरों और सांसद महोदय के बयान पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए। थी शर्मनाक, कौन से दौर में जी रहे हैं, कहां ले जाना चाह रहे हैं मेरे मुल्क को? वही वर्ण व्यवस्था के प्रारंभिक वर्ष में जहां सबकी स्थिति अवस्थिति तय कर दी गई थी। अरे ये संविधान का युग है, बाबा साहब के संविधान का युग है, यहाँ ये छवियां नहीं चलेंगी। वहीं झारखंड के बीजेपी मंत्री अपने सांसद का बचाव करते नजर आए। तो ईश्वर का तो पैर धो के चनामृत के रूप में पीते हैं, लेकिन इंसान भगवान नहीं होता है। लेकिन कि कोई किसी में इतना आस्था रखने लगता है या अपने प्रण को अपने प्रतिज्ञा के लिए ऐसा करता है, तो ये उस आदमी का विचार है। इसमें कोई सांसद की कोई गलती तो नहीं है।
हैरानी इस बात की है कि निशिकांत दुबे को 2018 में बेस्ट सांसद का अवार्ड मिल चुका है। ऐसे में समझ नहीं आता कि सार्वजनिक मंच पर ऐसी हरकत से भला सांसद महोदय क्या संदेश देना चाहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। निशिकांत दुबे जी ने जब अपना ये वीडियो शेयर किया और ट्विटर पर जब अपनी बातों को सामने रखा तो जाहिर सी बात है लोगों ने उनका खूब मजाक बनाया, उन्हें खूब ट्रोल किया गया और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी घुड़की दी गई होगी। तभी तो निशिकांत दुबे उस व्यक्ति को लेकर सामने आ गए जिसने उनके चरण धोकर चरणामृत को पिया था। अब कोशिश ये की जा रही है कि कैसे वो व्यक्ति ये सफाई दे कि उसने जो किया वो उसकी आस्था है। आपने देखा किस तरीके से अपने सांसद के बचाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी का ये कहना था कि लोगों को भगवान में आस्था होती है तो सांसद में आस्था होने में क्या दिक्कत हो सकती है। कोई ये समझा दे भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को कि आस्था भगवान में और इंसान में होना जमीन आसमान का फर्क है। एक जमाने में राजा महाराजाओं के भी ऐसी ही आस्था हुआ करती थी, लोग उनके भी पैर और चरण धोकर पिया करते थे। उसे क्या दुनिया सही मान सकती है? तो मैंने इनका चरण धो करके पिया, इसमें कौन सी हम गलती की जो आज पूरा मीडिया, पूरा लोग, पूरा विपक्षी लोग इन इस पर कलंक लगा रहे हैं। ये सरासर गलत बात है, ऐसा कभी न करना चाहिए विपक्षी लोगों को। यदि वो लोग करते हैं तो मैं केस करूंगा। निशिकांत दुबे जी अपने बचाव के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद इस बात को कभी नहीं धो पाएंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने पैर धुलवाए और अपने पैर के चरणामृत को अपने समर्थकों के बीच में बांटा। ये है आजाद भारत के आजाद सोच वाले बीजेपी के सांसद महोदय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर कहा जाए तो 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में न सिर्फ बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि एक सोची समझे सुनियोजित संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से एक नया आयाम देना चाहती है। हम देख चुके हैं कि कैसे साल 2013-14 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति और ऊर्जा फूंकने के लिए पार्टी ने कई तरह की योजनाएं निकाली और बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट क्या होता है इसे दुनिया भर के सामने नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा। अब भारतीय जनता पार्टी के संस्थान में एक बहुत बड़ा फेरबदल है। T20 फॉर्मूले के आधार पर, और हम ये T20 क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि टारगेट 20, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने पोलिंग एरिया के 20 घर तक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार के सभी कार्यक्रम को उन लोगों तक समझाएं और पहुंचाएंगे और लोगों को यह विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर पार्टी देश में कोई नहीं है। इसे कहते हैं पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं पार्टी का कल्चर, और यह बताता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जीतने की मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2014 के करिश्मे को दोहराने की चुनौती है। सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाना है। विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़कर कुर्सी बचाना है। कहने को तो यह कहा जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर हैं, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए 2019 के लिए बहुत कम वक्त बचा है। लिहाजा बीजेपी के दिग्गजों ने 2019 के चुनावों की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू कर दी हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2019 के लिए बीजेपी ने T20 फॉर्मूले से मिशन 2019 को फतह करने का प्लान बनाया है। इस T20 प्लान के तहत घर घर दस्तक और नमो ऐप के जरिए लोगों तक पहुंचा जाएगा। बीजेपी का T20 फॉर्मूला क्रिकेट की T20 से एकदम अलग है। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी का कार्यकर्ता अपने इलाके के 20 घरों को कवर करेगा। एक कार्यकर्ता 20 घरों में जाकर चाय पर चर्चा करेगा। पोलिंग बूथ से कम 100 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। चर्चा के दौरान उसे मोदी सरकार की कामयाबी के बारे में भी बताना है। सरकारी योजनाओं के लोगों को फायदे भी समझाने हैं। इतना ही नहीं, इसी योजना के तहत घर घर दस्तक कैंपेन को भी तेजी से चलाया जाएगा। इसमें हर बूथ के लिए एक टीम बनाई जाएगी जिसमें करीब 12 से 15 लोग होंगे। नमो ऐप के जरिए बीजेपी के रणनीतिकार अपने कार्यकर्ताओं को काम सौंपेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कार्यकर्ता तथ्य और आंकड़ों पर बात करेंगे ताकि लोगों को आसानी से सब समझाया जा सके। इतना ही नहीं, पीएम मोदी और अमित शाह खुद इस T20 फॉर्मूले की समीक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट दूसरे दलों के मुकाबले कितना एडवांस्ड है, ये इसी बात से समझ में आता है। बीजेपी ने बूथ लेवल से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने कुछ दिनों पहले बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से खुद बात की थी और मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा भी बुलंद किया था।
इसके पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संपर्क पर समर्थन अभियान के तहत देश भर के नामी लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। वो नामचीन हस्तियों के घर जाकर उनसे समर्थन मांग चुके हैं। इसके पहले भी दुनिया बीजेपी का हाईटेक प्रचार अभियान देख चुकी है। 2014 में बीजेपी ने एडवांस स्तर का चुनाव प्रचार किया। चाय पर चर्चा जैसा चुनावी कैंपेन बेहद हिट साबित हुआ। पीएम मोदी की 3D चुनावी रैलियां वोट बटोरने में कामयाब हुई। सोशल मीडिया का इस्तेमाल चुनावों में बखूबी किया गया। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि बीजेपी चुनावी रणनीति के मामले में अभी से दूसरे दलों के मुकाबले आगे निकलती नजर आ रही है। अभी लोगों से संपर्क साधा जा रहा है और जब चुनाव नजदीक आएंगे तब बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे और देश भर में उनकी ताबड़तोड़ रैलियां भी होंगी। टीम न्यूज़ नेशन। संघ परिवार की एक बहुत ही अहम बैठक दिल्ली में चल रही है। 3 दिनों तक चलने वाली आरएसएस की इस बैठक में विचार इस बात पर किया जा रहा है कि कैसे संघ की विचारधारा आम लोगों तक न सिर्फ पहुंचाई जाए बल्कि 2019 के चुनावों को लेकर जो थोड़ी बहुत भ्रांतियां हैं उन्हें दूर भी किया जाए। इसके साथ साथ संघ के इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने स्पष्ट किया कि सरकार का रिमोट कंट्रोल संघ के पास नहीं है। जाहिर सी बात है कई ऐसे सवाल हैं जिस पर संघ अभी अपनी राय सामने रखना चाहता है और इससे बेहतर और मौका क्या हो सकता है। फिल्मी हस्तियां भी हैं, सियासत के दिग्गज भी। चिंता भविष्य के भारत की, मंथन संघ का और मिशन 2019 का। न धर्म का बंधन, न सियासत की बेड़ी, बात दलितों की भी और बात पिछड़ों की भी। कुछ इसी सोच के साथ राजधानी दिल्ली में संघ के 3 दिनों के कार्यक्रम का आगाज हुआ। भविष्य का भारत कैसा हो, इसके लिए संघ के 3 दिनों की बैठक विज्ञान भवन में शुरू हुई है। इस बैठक में तमाम तरह के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, चाहे वो किसी भी दल के हों। ये और बात है कि राहुल गांधी को आमंत्रित नहीं किया गया है, अखिलेश यादव ने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया गया है। लेकिन इन 3 दिनों की बैठक में तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ अलग अलग धर्मों के गुरुओं को भी निमंत्रण दिया गया है। राहुल गांधी संघ पर हमलावर हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो अब संघ ने भी अपना नजरिया साफ करने की मुहिम शुरू कर दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समतामूलक समाज बनाने की बात करी थी। ये समरसता की बात करते हैं, देखते हैं, लेकिन कि कहाँ मिलते हैं एक दूसरे को। बताया जा रहा है कि संघ की ओर से करीब 40 राजनीतिक दलों सहित धार्मिक और सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने कार्यक्रम से दूरी बना ली है और शिवसेना की मंशा भी साफ नहीं। लेकिन पहले दिन ही कार्यक्रम में बॉलीवुड के कई नामचीन चेहरे नजर आए। अपने देश के पतन का प्रारंभ हमारे पतन से हुआ है और उसका उपाय यही है, इस पर वापस आना पड़ेगा। अब इन मूल्यों को आप बताएंगे तो उसको कहेंगे हिंदू, हिंदू विचार कहेंगे, दुनिया के लोग कहेंगे। हमने तो नहीं कहा, हमको दुनिया ने ऐसा कहा। तो सवाल यह है कि क्या 72 घंटों में संघ विरोधियों का नजरिया बदल पाएगा? और उससे भी बड़ी बात कि संघ के चिंतन से 2019 के लिए कौन सा मंत्र निकलेगा? दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी समस्या न सिर्फ आतंकवाद है हमारे लिए, बल्कि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित और प्रोत्साहित घुसपैठ भी है। घुसपैठ को रोक पाना भारतीय फौज के लिए इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप अगर फेंस लगा भी दें, यानी कि बाड़ लगा भी दें, तब भी या तो जमीन खोदकर या अन्य रास्तों से या पाकिस्तान की फौज की फायरिंग के दौरान आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और हमारी सरहद में घुस आते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसके जरिए किसी भी घुसपैठ करने वाले व्यक्ति को हम न सिर्फ पकड़ पाए बल्कि वक्त रहते उसे निष्क्रिय भी कर दें। इसकी शुरुआत जम्मू में की गई है, जहां 5.5 किलोमीटर की एक ऐसी मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट फेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए न सिर्फ 24 घंटे का सर्वेलेंस होगा बल्कि कोई व्यक्ति अगर हवा से, पानी से या जमीन खोदकर भी आने की कोशिश हिंदुस्तान में करे तो उसे वक्त रहते पकड़ा जा सकता है। यह अपने आप में एक बहुत कारगर सलूशन है और अगर इसे पूरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लगा दिया जाए तो सोचिए आतंकवाद कितने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में खत्म हो पाएगा। सरहद पार से आने वाले आतंकियों और घुसपैठियों पर अब 24 घंटे होगी एक अदृश्य नजर।
भारत पाकिस्तान की सरहद पर फेंसिंग की बाड़ काट कर घुसने वाले आतंकियों और घुसपैठियों की अब खैर नहीं। अब भारत की सीमा में घुसपैठ करने वाले हर घुसपैठिए को पार करनी पड़ेगी वो लक्ष्मण रेखा, जिसे छूते ही खतरे का अलार्म बज उठेगा और सरहद की सुरक्षा में जुटे जवान उस घुसपैठिए को धर दबोचेंगे। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आतंकियों की गतिविधि दर्ज होगी, लेकिन आतंकियों को उसका पता नहीं चल पाएगा। ये ऐसा सर्विलांस है जिसमें जमीन के नीचे सुरंग खोदने वालों की हर हरकत के बारे में फौरन पता चल जाएगा। सरहद पर अब ऐसी स्मार्ट फेंसिंग की शुरुआत हो चुकी है। इस अदृश्य दीवार को सबसे पहले जम्मू में पाकिस्तान की सीमा पर करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी में लगाया गया। इस सर्विलांस सिस्टम में जमीन, पानी और हवा तीनों जगह एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक दीवार खड़ी कर दी गई। जम्मू के तहत आने वाले 5-5 किलोमीटर के 2 क्षेत्रों में यह पायलट प्रोजेक्ट्स का आज यहाँ पर लॉन्चिंग हो रही है। कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से तैयार किए गए सर्विलांस सिस्टम में थर्मल इमेजर, इंफ्रारेड और लेजर बेस्ड इंट्रूडर अलार्म की सुविधा है। इसमें लगे इंफ्रारेड लेजर, एरोस्टेट टेक्नोलॉजी और अंडरग्राउंड सेंसर सिस्टम से जमीन, हवा और पानी में घुसपैठ होते ही अलार्म बज उठेगा। पलक झपकते ही घुसपैठ या सरहद पर किसी गतिविधि की सूचना यूनिफाइड कमांड सेंटर को मिलेगी और फिर क्विक रिएक्शन टीम दुश्मन से निपटने के लिए फौरन मूव कर जाएगी। ये जो स्मार्ट फेंस लग रही है, इसके साथ हम इलेक्ट्रॉनिकली एक लेजर बीम के थ्रू उसके सभी लाइन के ऊपर, उस एरियाज के ऊपर नज़र रखेंगे और हमें जिसे कहते हैं हमारे कंट्रोल रूम के अंदर उसकी खबर आ जाएगी। जब से उसकी हमारे कंट्रोल रूम में खबर आती है तो हम फिर ये जान लेते हैं कि आतंकी कहां से घुस रहे हैं। इस सुरक्षा दीवार की खासियत यह है कि अगर घुसपैठिए सुरंग खोदकर भारत की सरहद में घुसने की कोशिश करेंगे तो भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि इसमें रेडार और सोनार सिस्टम भी जुड़े होंगे, जिसकी मदद से बॉर्डर पर नदी की सीमाओं को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। सीमाओं का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर कि हम फेंसिंग यदि करना चाहते हुए भी हम फेंसिंग नहीं कर सकते। हिली टेरेन है, रिवराइन है, अन्य तरह की जो तक नहीं है, तो वहां पर मैं समझता हूं कि यह जो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया है, जिसके आज पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो रही है, यह सर्वाधिक उपयोगी होगा। आपको बता दें कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच 2289.7 किलोमीटर की सीमा पर तारबंदी का काम हो चुका है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो पूरी भारत पाक सीमा पर इसे लगा दिया जाएगा। रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग वाले इस सिस्टम की सबसे बड़ी कामयाबी उन जगहों पर होगी जहां मैनुअल सर्विलांस संभव नहीं है। खासकर बॉर्डर पर बहने वाली नदियों के रास्ते घुसपैठ करने वाले आतंकियों की अब खैर नहीं होगी। और इसका एक फायदा और होगा कि पाकिस्तानी सेना के स्नाइपर्स बॉर्डर पर गश्त कर रहे भारतीय जवानों को निशाना नहीं बना सकेंगे। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, जम्मू। जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्मार्ट फेंसिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो कि 5.5 किलोमीटर के 2 सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर इसे बहुत जल्द लगा दिया जाएगा। बीएसएफ के एडीजी AK शर्मा से हमारे संवाददाता ने बात की और समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये स्मार्ट फेंसिंग का सिस्टम कैसे चलेगा। आइए जरा आप ही समझिए कि आज हम अपने आप को किस तरीके से महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम जो आतंकियों की आमद या घुसपैठियों की आमद को रोक सकता है, वो ये है किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए। इसको एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, जिसमें खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह इन्वॉल्व थे। मेरे साथ AK शर्मा जी हैं जो इस पूरे टेक्निकल प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। अच्छा शर्मा जी, मैं अगर ये कहूँ, ये कैसे आप इसको अलग कर रहे हैं बाकी चीज़ से? बाकी चीज़ से अलग इस तरह से कर रहे हैं कि पहले ग्राउंड में जो एक्शन होता था, ग्राउंड में ट्रुप्स रहते थे, वही एक्शन लेते थे। और
जो यहाँ पर हेड कमांडर रहते थे उनको बाद में पता चलता था। तो ये इसका जो बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं जो यहाँ पर कंपनी हेडक्वार्टर में रहेंगे वो ना केवल पूरे एरिया के ऊपर नज़र रख सकेंगे बल्कि अपने पूरे जो हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं उनसे उससे कार्रवाई भी करा सकें। बहुत टफ टेरेन जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है जिसको हम वॉलेटाइल बॉर्डर कहते हैं, वहाँ बहुत टफ टेरेन था। उसको ये कैसे मतलब हम लोग रोक पाएंगे? मतलब आप जैसे हम कहते हैं कि उस सुरंगों के सहारे आ रहे थे या उस नाले के सहारे आ रहे थे जिसको हम उसको कैसे उसको रोकने का इसमें यही तरीका होगा कि हमारे यहाँ पर जितनी भी सुरंगें हैं या जितनी भी हमारी नदियाँ हैं या नाले हैं उन सब में तरह तरह के सेंसर और कैमरे लगाए गए हैं। तो अगर हमारा कोई आदमी उसको देख भी नहीं रहा है तो सेंसर उस पर नज़र रख रहा है, तो जैसे ही वहाँ से कोई कार्रवाई होती है इस नक्शे के ऊपर आप देखें तो तुरंत यहाँ पर एक अलर्ट जनरेट हो जाता है। उस अलर्ट के जरिए इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन बना के कार्ड उसके पास इन्फॉर्मेशन वहाँ जो पार्टी बैठी है उसको भेज दिया जाता है, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। और जैसे अभी जैसे उन्होंने एक एक्शन किया तो ये उसकी वहाँ से एक रिप्लाई आया कि उन्होंने 2 आदमियों को इस तरह से पकड़ा है। ये उनके फोटोग्राफ्स हैं। तो जैसे उन्होंने 2 आदमियों को पकड़ा तो तुरंत उसकी खबर दी वहाँ से कि उन्होंने 2 आदमियों को पकड़ा है। तो यहाँ जब खबर आ जाती है उसके बाद तो यहाँ क्योंकि कंप्यूटर्स लगे हुए हैं तो तुरंत इनके फेसेस वगैरह की आइडेंटिफिकेशन करके देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति हैं, क्या काम करने के लिए आए हैं और इनका क्या रिकॉर्ड है, चेक करके उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से तकनीक ने एक चमत्कार के तौर पर यहाँ इस बॉर्डर पर एक मैनेजमेंट सिस्टम खड़ा किया गया है। अब इसका प्रैक्टिकल जो यहाँ होगा जिसमें कमियाँ होंगी उनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी और घुसपैठ की इस समस्या से शायद जल्दी निजात मिले। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रों के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, जम्मू। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमें अपने आप को पाकिस्तान के घुसपैठियों से सुरक्षित करने की काफ़ी आवश्यकता है। हमारी फौज को इसके लिए बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। कई बार पाकिस्तान की तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग की जाती है और इस फायरिंग की आड़ में घुसपैठियों को हिंदुस्तान भेजने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान की यह समस्या है तो ऐसा नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां घुसपैठियों की बहुत बड़ी फौज तैनात रहती है जो कि उन देशों में घुसपैठ करने की लगातार कोशिश करती है। मसलन इजराइल और उसके आसपास के तमाम पड़ोसियों के बीच में संबंध बहुत ही खराब है। ऐसे में तमाम ऐसे देश हैं जो इजराइल में घुसपैठ के जरिए अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। इजराइल ने लेकिन पूरी दुनिया में यह साबित कर दिया है कि इजराइल की सीमा में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता और अगर करता है तो तकनीक के आधार पर वहां पर ऐसे घुसपैठियों की न सिर्फ शिनाख्त की जाती है बल्कि उन्हें वक्त रहते पकड़ ही लिया जाता और कई बार मार भी डाला जाता है। आइए अब आपको दिखाते हैं इजराइल अपनी सीमाओं की सुरक्षा किस तरीके से कर रहा है। तो इजराइल में मैंने देखा था कि इस प्रकार का एक सिस्टम है कि एक स्थान पर बैठकर ये कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सेंटर जो वहाँ का है, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सेंटर, वहाँ से बैठकर चीज़ों की तहकीकात की जा सकती है और सीमा को बेहतर तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। तो वहाँ से लौटने के बाद जो है यहाँ पर मैंने अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद इन लोगों ने इस प्रकार का पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किया है। अगर दुनिया में फेंसिंग के इतिहास पर नजर डाली जाए तो सबसे मजबूत दिखती है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये लोहे की फेंसिंग। फिलिस्तीन प्रशासित इलाके और दूसरे देशों से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के रास्ते आतंकवादी इजराइल में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, जिन्हें रोकने और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजराइल ने ऐसे बाड़ लगाए हैं जिन्हें पार करना बेहद मुश्किल है। अब सवाल है कि सीमा पर लगी बाड़ या फेंसिंग काम कैसे करती है। दरअसल ये तकनीक का कमाल है। ये फेंसिंग छोटे छोटे सेक्शन में बटे हैं और हर सेक्शन का एक नंबर है। is one of our invention to prevent terror activities against Israel, interference and other criminal activities. दरअसल इन कटीली तारों में हर 2 से 3 मीटर पर गेंद की शक्ल वाले सेंसर लगे हैं। ये खास तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर हैं। जैसे ही कोई बाड़ को काटने या पार करने की कोशिश करता है, बॉल के अंदर का सेंसर सक्रिय हो जाता है। यही नहीं, कई संवेदनशील जगहों पर करंट भी लगाया जाता है ताकि घुसपैठियों के इरादे वहीं खत्म हो जाएं। בגבולנו המזרחי. בשלב הראשון אנחנו נבנה אותה מתמנע לאילת כדי להגן על שדה התעופה שנבנה במקום ונמשיך את הגדר הזאת עד रमात गोलान। इजराइल ने अपनी बॉर्डर फेंसिंग को एक अटैक मैकेनिज्म में भी तब्दील कर दिया है। फेंस के साथ हाईटेक सेंसर लगाए गए हैं जिनमें कैमरा और थर्मल डिवाइस भी शामिल हैं।
अगर बॉर्डर पर कोई अनचाही हरकत होती है तो ये मैकेनिज्म फौरन हरकत में आता है और डिफेंस पोस्ट से सीधे काउंटर एक्शन लिए जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।